तो हमारे जी न्यूज़ पे ही हमारा शो चलता है। गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। लेकिन बुआ बबुआ की जोड़ी ने योगी से उनका गोरखपुर छीन लिया। कुछ दिखाइए, सबसे बढ़िया कौन सा कप है? बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। नमस्कार, आदाब, फिराक गोरखपुरी के शहर गोरखपुर में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, देख रफ्तारे इनकलाब फिराक, कितनी आहिस्ता कितनी तेज इनकलाब गोरखपुर में, इस प्रदेश में और हमारे मुल्क में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर आज हम दोनों भाई वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कौन करेंगे, छोटे भाई अगर आप बता दें। बिल्कुल, दोनों भाइयों का भारत भ्रमण लेकर आया है हमें बाबा गोरखनाथ के पास, और हम उनका आशीर्वाद लेते हुए आज के सारे साथियों का स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ मैं शुरुआत करूंगा इस तरफ से, हरेंद्र यादव जी है जो है महानगर अध्यक्ष बहुजन समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के। हमारे साथ है अवधेश यादव जी जो है स्टेट सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ है राहुल श्रीवास्तव जी जो है गोरखपुर महानगर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत शुक्ला जी। आप सभी लोगों का और खासकर गोरखपुर की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारा ट्विटर सवाल भी आज का लाइव हो चुका है। बिल्कुल, आज का हमारा ट्विटर पोल का सवाल भी लाइव हो चुका है, और ट्विटर पोल का सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश में सवर्ण आरक्षण देकर बीजेपी दोहराएगी 2014 का जो करिश्मा था। मेरा यानी शहजाद पूनावाला का दावा है बिल्कुल, और मेरा यानी तहसीन पूनावाला का दावा ये जुमला है कुछ नहीं होगा। तो आप किससे इत्तेफाक रखते हो? आप बड़े भाई तहसीन पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो, या आप छोटे और सच्चे भाई शहजाद पूनावाला की बातों से इत्तेफाक रखते हो? आप भाई वर्सेस भाई पर वोट कीजिए, हैशटैग पर वोट कीजिए, ट्वीट कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे पास भेजिए ताकि आपके कमेंट्स को दिखाया जाए लाइव भाई वर्सेस भाई के दौरान। The result of the division is ayes 323, noes 3. विकास और सुशासन के दम पर 2014 में जितनी सीटें पाई थी उससे कम सीट किसी भी स्थिति में बीजेपी की नहीं आएगी। जल्द ही जरूरी आदेश जारी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, नई व्यवस्था का मौजूदा सीटों पर असर ना पड़े, इसके लिए संस्थानों में सीटों की संख्या भी 10% बढ़ाई जाएगी। क्या सवर्ण आरक्षण के साथ यूपी में फिर से जीतेगी मोदी और योगी की जोड़ी? दरअसल आज यूपी की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया, जो 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग के गरीबों को, उसको मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश तीसरा ऐसा प्रदेश है गुजरात और झारखंड के बाद जिसने इसको मंजूरी दे दी है। विशाल के पास चलते एक बार, विशाल जनता से पूछ के बताइए कि क्या 2014 का करिश्मा फिर से दोहरा पाएंगे मोदी योगी? देखिए शहजाद और तहसीन, जो सवर्ण आरक्षण आज लागू करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाए तो इसी गोरखपुर से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि जो उपचुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि सवर्णों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, घर बैठ गए थे, इसलिए गोरखपुर बीजेपी हारी। यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, आप बताइए क्या सवर्ण आरक्षण के जरिए 2014 का करिश्मा दोहराएगी बीजेपी? बिल्कुल ये सत्य है। मैं अगर बीजेपी अगर ये कह रही है कि वो आर्थिक आधार पे लोगों को आरक्षण देना चाहती है, तो सबसे पहले आम जनता का ये सवाल है कि वो किस आर्थिक आधार की बात करते हैं। जो आजादी के बाद की आर्थिक स्थिति सुधरी है और जो आजादी से पहले के लोगों की आर्थिक स्थिति थी, अगर उसका ब्यौरा तो अब तक किसी ने कभी नहीं लिया कि आजादी से पहले किन के लोग पास क्या क्या पूंजियां थी, उसका ब्यौरा आज तक क्यों नहीं लिया गया? पूछते हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, नरेंद्र भाई दामोदर मोदी ने
सबका साथ सबका विकास के नाते जो आज 10% का आरक्षण दिया गया है, आज 70 वर्षों से इसको रोक के रखा गया था। सबका साथ सबका विकास पे ये मुद्दे बिल्कुल सही आते हैं। और फिर पहली बार किसी ने गरीब श्रवणों का सुध ही लिया है और ये एकदम एग्जैक्ट है कि 2019 के चुनाव में बहुत बड़ा बार किसी ने गरीब लोगों का सुध लिया। यहाँ पर आप बताइए जल्दी से क्या कह रहे हैं 10% सवर्ण आरक्षण। देखिए 10% सवर्ण आरक्षण या कोई मुद्दा नरेंद्र मोदी जी को फिर से वापसी नहीं ला पाएगा। जनता के दिल दिमाग से वो उतर चुके हैं। जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। ओपीएस जरूरी है, एमपीएस जो चल रहा है इससे देश का कुछ भला नहीं होता। राहुल जी, मेरा आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, आप सवाल सुनिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे ये, आपने ये आरक्षण ले आए सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। अब मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, नॉन स्टॉप 30 सेकंड देता हूँ। आप मुझे संविधान का कोई भी प्रावधान दिखाइए जो आपको इजाजत देता है कि आप इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन कर सकते हैं। 16(4), 15(4) आप मुझे दिखाइए संविधान में, देश की आवाम को दिखाइए। 15(4) की आपने बात की है। 15(4) संविधान में परिवर्तन करके ही 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था श्रद्धेय मोदी जी ने किया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि 70 वर्षों में इसकी चिंता क्यों नहीं किसी राजनीतिक दल ने की थी। और अब आज मोदी जी ने यदि गरीब सवर्णों के लिए कुछ सोचने का काम किया है तो आज उनको ये इस बात के लिए उनको प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और मेरा ये प्रश्न है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां रामगोपाल यादव जी ने इसके खिलाफ में मत क्यों दिया था। आज वो किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हितैषी है इसके। राहुल जी, मुझे सवाल लेना है बसपा से और सपा से। आज जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इस आरक्षण में क्या समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं किया? अगर राज्यसभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने वोट नहीं किया होता, क्या ये बिल पास करा लिए होते? क्या हमारे समाजवादियों का इसमें योगदान नहीं है? लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी ने जो कदम उठाया और जो आज योगी ने उठाया है उसका समर्थन करते हैं आप? समाजवादी पार्टी कभी इतनी ताकत में नहीं रही केंद्र में अपनी सरकार चलाई हो। एक समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा इसके पक्ष में रही और बढ़ चढ़ कर इसका साथ दिया है। लेकिन मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारे देश का आप जनगणना, जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? जाति जनगणना ले आओ सामने और जिसकी जितनी संख्या उसको दे दो हिस्सा। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं इस बात ये का? बहुत ही अहम सवाल उन्होंने पूछा है, आप इस सवाल को समझिए। जब आपने कहा आपने 15(4) में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, 15(4) सिर्फ दलितों, SC, ST की बात करता है, वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। जब आप इकोनॉमिक रिजर्वेशन करते हो, आप किस आधार पे कर रहे हो ये आप देश की जनता को नहीं बता रहे हो। इसका आपने उसका जो सेंसस है वो कब आपने किया है वो देश के आवाम को बता दीजिए, क्योंकि स्ट्राइक डाउन होगा सुप्रीम कोर्ट में। आप जुमला दे रहे हो। नहीं, स्ट्राइक नहीं होगा। मैं आपसे निश्चित रूप से इस बात का दावा करता हूं और इसीलिए संविधान संशोधन करके ही। सर मुझे इकोनॉमिक डेटा दीजिए प्लीज, मैंने आपसे वो सवाल पूछा है, इकोनॉमिक डेटा दीजिए, आप किस आधार पे कर रहे हो? नहीं, आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि इसके पूर्व में जो आरक्षण थे 50% में उस पर कोई संशोधन नहीं किया है। 10% की जो बात है, 10% यानी 10% आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात की। संविधान का संशोधन करके 16(5) और 16(6) डाला गया है, जिसके तहत आरक्षण दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, इस आरक्षण का वादा अशोक गहलोत से लेकर न जाने कितने कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने अपने राज्य सरकारों में किया था, पर कभी उसको पूरा नहीं किया, वो एक अलग विषय है। तो ये संविधान के तहत है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगले सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या यूपी में बुआ और बबुआ का जवाब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग को आरक्षण देकर करना चाहती है? 9% वोट है विशाल, तो इन्होंने भी सोचा कि हम लोग भी फॉरवर्ड कास्ट 16% है, उनको रिझाने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग कर दे। क्या ऐसी बात आ रही है जनता के पास से? देखिए शहजाद, ये गोरखपुर वही जगह है जो कि बुआ बबुआ की जोड़ी का प्रयोगशाला भी बना है पहली बार। और दूसरी बात यह है कि SC/ST एक्ट में जब संशोधन बिल आया उसके बाद सवर्णों में बहुत ज्यादा नाराजगी हुई थी, जिसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने फिलहाल सवर्ण आरक्षण के जरिए करने की कोशिश की। हम सीधे लोगों के पास जाते हैं। क्या बुआ बबुआ की जोड़ी से निपटेगा ये सवर्ण आरक्षण का काम? बिल्कुल। जैसे आज तक जो लोग कह रहे हैं कि लोग ने एक नाटक कर रखा, लोचा दे रखा, इससे पहले इतनी सरकार आई क्यों नहीं किया?
मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ हैं। कांग्रेस की सरकार थी और आपका समर्थन था, उस समय आपने सवर्णों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? आज आप कहते हैं, आज आप कह रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में, हमने जो है राज्यसभा में आपको समर्थन दिया। उस समय आप कहाँ थे? उस समय आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ये हड़बड़ी में एक फैसला लिया है जो कि सिवाय बेवकूफ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये आरक्षण पकौड़े और चाय पर देना चाहते, क्योंकि नौकरियों का सृजन तो हरगिज भी नहीं है। हम गोरखपुर के लोग, जो भी ये चीजें हो रही हैं, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, भाजपा से, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, कि आपके जो सांसद विधायक चुन के जाते हैं ये जीवन भर पेंशन लेते हैं, और जो 60 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, इनको पेंशन नहीं मिलती है। तो क्या यह मोदी जी हमारी मांग पूरा करेंगे? विशाल, सवाल मैं पत्रकार साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, शुक्ला जी आपसे पहले सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी ने समझ ली कि सवर्ण जाति के जो वोटर हैं उनसे कहीं ना कहीं छिटक रहे हैं, और उन्होंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी को, जिसको महागठबंधन में नहीं लिया गया है, उनके पास सवर्ण वोट जा सकता है? राहुल गांधी भी जन्मधारी ब्राह्मण होने का कार्ड खेलते रहते हैं, दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण ऐसे बताते हैं, तो वो वोट वहां ना चले जाए, इसीलिए ये कार्ड खेला गया है। बिल्कुल, आप देखिए तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हो गई, नोटा से। बीजेपी को बहुत सारा नुकसान नोटा का हुआ। नोटा वोट ये माना जा रहा है कि लगभग सवर्णों का था। अच्छा। और ये पूरी तरह से आप कहिए तो है चुनावी मुद्दा। लोग बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि 4.5 साल बाद इनको याद आई इस बात की, लेकिन ये है कि जो इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं वो बहुत खुश हैं इस गुब्बारे को लेकर। तो एक चुनावी रंगीन आरक्षण का गुब्बारा है जो कितना ऊपर तक जाता है। जी राहुल जी, ये इसलिए पत्रकार साहब कह रहे हैं कि गुब्बारा है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट 9 जज बेंच ने साफ कहा है आप 50% से ऊपर, 50% के ऊपर आरक्षण नहीं जा सकते। अब मैं जानता हूँ इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तमिलनाडु, कुछ अन्य राज्य भी है, लेकिन वो जो एक्सेप्शन है वो इकोनॉमिक आधार पे नहीं है, इसलिए आप संविधान के खिलाफ हो। और मैं आपको तीसरी चीज बता दूं, आज में डेटा देख रहा था, 30 लाख केंद्र सरकारी नौकरी आपने भरी नहीं, अब 3 लाख और कहां से देगी नौकरियां? तो कहीं ना कहीं जो ये कह रहे गुब्बारा है, आप जुमला दे रहे हो, ये सच साबित होता है? नहीं, ये जुमलेबाजी नहीं है। अगर जुमलेबाजी होती, मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी आपने प्रश्न भी किया है कि 3 अपने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही इसको क्यों लागू किए, और राज्य क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जो विपक्ष के हैं? इसमें कोई जुमलेबाजी नहीं है, और जनता से कभी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और ये जनता की सरकार है। मुझे सवाल लेने दीजिए महागठबंधन के साथियों से। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आप लोग चुनाव के लिए जातिगत गणित कर सकते हैं, हिसाब किताब लगा के कि जाटव वोट आपका है, यादव वोट इनका है, मुसलमान वोट ले लेंगे साथ में, तो इनको भी अधिकार है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, थोड़ा नाराज चल रहे थे मध्य प्रदेश में और बाकी जगहों पर, तो उनको रिझाने के लिए उन्होंने कम से कम 4.5 सालों में जो वादा आप लोग इतने सालों से कर रहे थे उसको पूरा तो किया प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ। गरीबों के खिलाफ नहीं है, मगर माननीय बहन जी केंद्र में शासन सत्ता में नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं थी, नहीं तो ये हम लोग लागू किए होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये 4.5 साल के बाद ये चीज क्यों याद आ गई? चलिए, कांग्रेस ने नहीं किया लागू, आप समझते हैं उन्होंने गलती की? कांग्रेस ने लागू नहीं किया इसको। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने साफ पार्लियामेंट में कहा कि हम इस मैनिफेस्टो में तो 2009 में डाला था, राजस्थान सरकार से लेकर अन्य सरकारों में भी कहा था कि हम ये करेंगे, पर 2014 आते आते उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया कि हमारा कोई प्लान नहीं है इसको लाने का। तो उन्होंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को धोखा दिया ना। देखिए, अभी लोकसभा जब चल रही थी, एक दिन एक्सटेंशन लोकसभा का करके बिल लाया गया। एक दिन पहले तक जब मांगा गया था जवाब मंत्री जी से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि इस प्रकार का कोई बिल लाने का कोई प्रस्ताव हमारा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब किसी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है, आपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, और आपने सबको फिर एक जुमला देने का प्रयास किया चुनाव के समय। अगर आपकी नियत में खोट नहीं था, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसमें फिर आपने क्यों वोट कर दिया? आपने क्यों वोट किया? हम इसके पक्षधर हैं, हम आशावादी ऑप्टिमिस्ट हैं, आपने क्यों वोट किया? हम आशावादी थे, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारे फॉरवर्ड बिरादरी को लाभ मिले, हम इसके आशावादी थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने 8.5 लाख रुपए का उसमें इनकम रखा है, आप इनकम टैक्स लगे किसी आधार पर? 8 लाख का वैसे एक चीज, 8 लाख का ओबीसी में भी लिमिट 8 लाख की है क्रीमी लेयर की। आप
तो ये मुझसे बेहतर जानते हो। नहीं, 8 लाख की है। आप इनकम टैक्स की लिमिट क्या रखते हो? और क्या गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाला ब्राह्मण को, झोपड़ी में रहने वाला राजपूत को इसका लाभ मिलेगा? यही 65% महीना कमाने वाले लोग उसको भी लूट के लेके चले जाएंगे, गरीब वही रोज अपने हाथ ताकता रह जाएगा। ये बातें आपने पार्लियामेंट में नहीं शुक्ला जी, हमने पार्लियामेंट में कही, आदमी सारी बातें कही वहाँ पर। शुक्ला जी, आपने कहा कि ये गुब्बारा है, एक जुमला है। मैं आपको इसलिए इसमें आप संक्षेप में मुझे जवाब दीजिए कि इकोनॉमिक आधार अगर किया है, जो पहले गैर संवैधानिक है, इसको उन्होंने किस तरह से किया है? 8 लाख की लिमिट उन्होंने जो की है वो कैसे होगी? क्योंकि 8 लाख अगर हम लिमिट करें जनरल कैटेगरी के लिए, 90% ऑफ इंडिया 8 लाख के नीचे आता है, तो 90% के लिए आपने 10% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं और भी बड़ा जुमला है। 1000 स्क्वायर मीटर में मकान मतलब 5000 स्क्वायर फीट, आप 2.5 लाख पे आप इनकम टैक्स लेते हैं आम जनता से। इस आधार पे तो तमाम नौकरी पेशा लोग आरक्षण क्लेम करेंगे। 90% लोग 10% में अगर ये आरक्षण लागू भी हो जाता है तो जो इसकी तकनीकी खामियां हैं बाद में जाके पेच फंसाएंगे और किसी को नहीं, इस आरक्षण का लाभ किसी 10% को नहीं मिलेगा। ये सारी बातें जुमला साबित होगा। ये सारी बातें पार्लियामेंट में जब वोटिंग हो रही थी तब किसी ने उसको नहीं उठाया। उल्टा वहाँ पर तो एक साथ आकर सभी ने वोट किया, एक साथ आकर सभी ने वोट किया। पर बहरहाल हम लोगों को अगले सवाल की ओर चलना। राहुल गांधी ने कहा ये महाराष्ट्र में क्यों डरते हैं? जो महाराष्ट्र आपका खानदान का है, हमारा नहीं है, क्यों जाते महाराष्ट्र को? जाएंगे। राहुल गांधी तैयार हो जाओ, ये शेरवानी अमेठी में जाकर अब भड़काऊ भाषण देगा इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोलते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं और महाराष्ट्र में कह रहे हैं प्रकाश अंबेडकर को कांग्रेस पूरा न्याय दे। असल वो कांग्रेस की बी टीम है। अगला सवाल है कि क्या राहुल को ओवैसी का अमेठी चैलेंज कबूल है? विशाल जनता से पूछे कि क्या राहुल गांधी को असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज मंजूर होगा? देखिए शहजाद, वैसे भी पहले से ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के ऑक्सीजन पर चल रहे हैं। हम एक बार लोगों के पास आते हैं। क्या ओवैसी ने जो चैलेंज किया राहुल गांधी को कि उनके संसदीय क्षेत्र में जाके प्रचार करेंगे उनके खिलाफ, क्या राहुल ये चैलेंज स्वीकार करेंगे? देखिए, ओवैसी सिर्फ एक जुमलेबाज है और ये देशभक्तों का ओवैसी को मुंहतोड़ जवाब देगा। आप बताइए, क्या जिस तरह से ओवैसी ने राहुल गांधी को चैलेंज किया और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया है, क्या कहना है? राहुल गांधी का यूपी में कोई वर्चस्व ही नहीं है। यहाँ पे डिबेट उस बात पे नहीं होना चाहिए। 10% सवर्णों का आरक्षण अगर देना था तो चुनाव जब जीती उसी समय दिया, इस समय चुनाव के आखिरी वक्त में देने का क्या महत्व बनता है? एक बार हम इस तरफ आते हैं। जी जी जल्दी। आरक्षण में नगीना सीट से सुरक्षित जीते हुए जसबीर सिंह ने इसी सपा के साथ थे और आरक्षण फाड़ दिए, तो कैसे दोनों का गठबंधन हो सकता है? एक बार हम इस तरफ आते हैं जल्दी से। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ने और यहाँ के सभी वर्गों को लेकर, जहाँ पे गरीब नौजवान किसान की बात थी, उसी को लेकर गरीब के घर में चूल्हे का और गरीब के घर में छत देने का कार्य किया। उसी प्रकार को नकारने का काम राहुल गांधी। देखिए भैया, आज तक मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे इन्होंने कहा आरक्षण से देश बर्बाद होता है। यहाँ रोजगार नहीं है, लाखों लोग बेरोजगार है और ये रोजगार देने की बात करते हैं जब नौकरियां ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ युवाओं के साथ धोखा। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है। ओवैसी कहते हैं कि वो अमेठी आना चाहते हैं, अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भाषण ओवैसी दे रहे थे नांदेड़ में, नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है। ओवैसी गठबंधन के पार्टनर थे कांग्रेस के यूपीए के। जब वे गठबंधन के पार्टनर थे, मनमोहन सिंह जी ने अपना लहू दिखाकर उन्हें जेल में बंद किया था क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ गलत बयान किए। आज बीजेपी बार बार उन्हें एनकरेज करती है महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। क्यों? बीजेपी इनसे क्या फायदा लेना चाहती है? संक्षेप में जवाब। बीजेपी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। ये ओवैसी और ये सारे लोग सब मिले हुए हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री का मतलब होता है पीएम। पीएम मतलब परफॉर्मेंस और मेहनत। नहीं, मैं ये बात बता रहा हूँ। नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे,
इन्होंने जो गठबंधन किया है, जो आज गठबंधन के बल पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये मुझे बतावे कि आज गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि इनके पास मोदी हटाओ, एक अभियान मोदी हटाओ, इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है इनके पास। मोदी हटाओ, सिर्फ एक नारा है, मोदी हटाओ। राहुल जी, सवाल मेरा आपसे और आपसे दोनों से अलग अलग है। हाँ, मैं आपसे पहले बसपा से सवाल पूछना चाहता हूँ। बसपा और MIM की अंडरस्टैंडिंग कोई है क्या? क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको माना जाता है कि वो मुसलमान वोट उसको मिलता है यूपी में। सुनिए सर, सवाल आप सुनिए, आप सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। ऐसा माना जाता है कांग्रेस पार्टी के पास मुसलमान वोट आता है उत्तर प्रदेश में। पिछले दिनों बहन जी ने अपील की कि मैं मुस्लिम आरक्षण चाहती हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि बसपा और सपा ने पीछे के दरवाजे से ओवैसी साहब को भी भेज दिया है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए अमेठी, रायबरेली जगहों पे, ताकि आप लोगों को मुसलमान वोट एक तरफा मिले, ओवैसी उनके ऊपर हमला करता रहे। क्या ऐसा कोई टाई अप हो चुका है आप लोगों का ओवैसी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओवैसी भारत देश का वो भी नागरिक है, उसका भी आम लोगों का जो अधिकार है, वो ओवैसी का भी अधिकार है। वो भी अपनी पार्टी चला सकता है, राजनीति कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और वो एकदम निर्द्वंद है इस चीज के लिए। हमारा गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से ये पक्का हुआ है। चलिए, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने कहा कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तब जाके ओवैसी ने बयान दिया। पर ओवैसी ने बयान देते हुए ये भी कहा कि मेरे समर्थक और साथी प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को आप गठबंधन में ले लीजिए। इससे पहले भी ओवैसी यूपीए के गठबंधन में रहे हैं। क्या ओवैसी अभी भी कांग्रेस के गठबंधन के साथ जा सकते हैं? क्या आपकी तरफ से महागठबंधन में उनके लिए दरवाजे खुले हैं? आप उनको स्वीकार कर सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी से अपना गठबंधन किया है। राष्ट्रीय लोकदल से हमारे गठबंधन की बात चल रही है, और ये जो गठबंधन हमारा हो रहा है, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। गठबंधन आगे क्या करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व का इतने मजबूत गठबंधन की क्यों आवश्यकता है? नेतृत्व का निर्णय होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 100% लाने के लिए गठबंधन की आवश्यकता क्यों है? इसलिए कि जब आप 46 पार्टी का गठबंधन चला रहे हैं, आप 46 पार्टी का गठबंधन चला रहे हैं, आप अपना दल जैसी पार्टी का घुटना टेक रहे हैं, आप ओम प्रकाश राजभर का घुटना टेक रहे हैं, राजभर का घुटना टेक रहे हैं, रोज गाली देता है, रोज गाली देता है। अपना दल के आगे घुटना टेक रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर टेलीविजन के ऊपर रोज इनकी औकात बताता है। इनका दम नहीं है, दम हो तो ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से निकाल के दिखाओ। गांधी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। देखिए, श्रीवास्तव जी, दम हो तो ओम प्रकाश राजभर को पार्टी से निकाल के दिखाओ। अमेठी में चैलेंज है उनको। हमने तो क्या राहुल गांधी ओवैसी से डर जाएंगे? एकदम नहीं। आप यकीन जानिए, ओवैसी जैसे लोग राजनीति के तुष्टीकरण की राजनीति के बुलबुले हैं, जो कब कहां फूट जाएंगे। और जनता पप्पू से लेकर गप्पू तक का मतलब लगाने लगी है, अर्थ जानती है। वो जनता ओवैसी को जानती है, जनता राहुल को भी समझेगी, और जनता के साथ। मुझे राहुल जी से एक सवाल पूछना है। मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूँ। ओवैसी जी कंप्लेन करते हैं कि कर्नाटका में जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है उनको एंट्री नहीं मिलती है। ओवैसी कंप्लेन करते हैं कि अन्य जगहों पे, पंजाब में जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, उनको एंट्री नहीं मिलती जहरीले भाषण करने को। ये हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, और भाजपा के प्रशासन उनको बार बार एंट्री देते, इन पर FIR नहीं करते, इनको जेल में डालते हैं। आप कहीं ना कहीं एनकरेज क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब निश्चित तौर पे आप ये तय माने, निश्चित तौर पे कांग्रेस से मिले हुए हैं ओवैसी। मैं इस बात को आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं तो जानना चाह रहा हूँ, गठबंधन की इतनी आवश्यकता क्यों है? क्यों मोदी को हटाना है? सिर्फ कोई विजन है इनके पास कोई विजन नहीं है। ये लड़ाई 2019 का जो चुनाव है, यह लड़ाई लीडर और डीलर की है। लीडर सिर्फ देश में एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी है, और कोई लीडर नहीं है, बाकी सब डीलर है। ये डीलिंग की लड़ाई हो रही है। इस बात को आपको दावे के साथ अब हमको चलना पड़ेगा अगले सवाल की ओर। देश गति से आगे बढ़ा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली। वो प्रकरण लंबा नहीं होना चाहिए, जल्दी निर्णय मिलना चाहिए।
और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी यहाँ शुरू होती है। क्या बीजेपी दोबारा जीत के आएगी तब राम मंदिर बनाएगी? विशाल, क्या था इस संदेश के पीछे, किसके लिए संदेश था भैयाजी जोशी का ये बयान? देखिए शहजाद सिंह से जनता से सवाल करते हैं, क्या बीजेपी जब दोबारा जीत कर आएगी तो राम मंदिर बनवाएगी? बिल्कुल बसाएगी साहब, 100% श्योर है कि भाजपा आ रही है। राम मंदिर का बनना 101% मंदिर बन के रहेगा। भाजपा है जो मंदिर बनवा के रहेगी। मोदी 2014 के अंदर कैद राम मंदिर बनवाएंगे, चुनाव खत्म होने वाला हुआ है, राम मंदिर नहीं बना हुआ, ये बनेगा ना, सिर्फ जुमला, सिर्फ ये। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, मित्र, उनसे पूछना चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं 3 तलाक पे आप अमेंडमेंट ला सकते हैं, राम मंदिर पे क्यों नहीं अमेंडमेंट ला रहे हैं? भाई मेरा सवाल गठबंधन से है कि इस गठबंधन का नेता कौन होगा? माननीय मुलायम सिंह यादव जी। मंदिर कब बनवाएगी बीजेपी? ये तो बीजेपी खुद नहीं बता पा रही है कब बनवाएगी। जी, और कुछ यहाँ पे युवा मैं पूछना चाहता हूँ सपा बसपा वालों से, वो सिर्फ 2 जातियों के ही वोट लेंगे क्या? और भारत में कोई और जात है कि नहीं है? उनका सिर्फ जाटा और यादव से मतलब है कि सवाल मुस्लिम मुसलमानों के लिए। इन्होंने 2014 में ये कहा था कि हम आरक्षण नहीं देंगे, हम नौकरी देंगे। अब 19 में कह रहे हैं कि नौकरी नहीं, आरक्षण देंगे। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है, आप इन सवालों का जवाब दीजिए। 1993 में कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस लाया और सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने ये बात रखी कि उनको मंदिर बनाना है, तब आपके नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा कि मंदिर कोर्ट द्वारा नहीं, पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद चुनावों में अडवाणी जी ने कहा, मैं अडवाणी जी को कोट करता हूं, एक बार हम हुकूमत में आए, हम राम मंदिर बनाएंगे। हुकूमत में आने के बाद 2003 में वाजपेयी जी कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस दिन हमें बहुमत मिली हम मंदिर बनाएंगे। बहुमत में आने के बाद मोदी जी कहते भाई मैं तो मंदिर नहीं बना सकता, 2025 में मंदिर बनाएंगे। आप मुझे बताइए, आप मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप जुमले कब तक राम मंदिर के नाम पे इस आवाम को देंगे? आप बोले उससे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं बोला कि वो मंदिर नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने स्मिता प्रकाश से कहा कि कानूनी पेज फंसा हुआ है, अगर ये कानूनी पेज कांग्रेस के वकीलों के चलते नहीं फंसता तो मैं कल ऑर्डिनेंस लाके बहुत कुछ उन्होंने क्लैरिफाई किया, क्योंकि मोदी जी ने ये नहीं कहा कि कंडीशन से बना होगा। आप जवाब न्यायालय में यदि विचाराधीन है तो उस पर आप अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, ठीक है? और जब SC/ST के बारे में आप बात करते हैं तो उसमें न्यायालय ने निर्णय दे दिया था, तब अध्यादेश आया था। ये आज वो न्यायालय में विचाराधीन है, नहीं ला सकते। जिस दिन ये तय हो गया वहाँ पे जो भी फैसला आएगा तो निश्चित तौर पे आप मानिए अध्यादेश आएगा। और श्रद्धेय मोदी जी ने कहा है कि मंदिर बनेगा, यह तय है। भारतीय जनता पार्टी का कब मंदिर बनेगा? आप बताइए मुझे, एक स्टेटमेंट बता दीजिए। कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है, स्टेटमेंट बताइए, आप मुझे स्टेटमेंट बताइए। विचाराधीन है, हम अभी नहीं, मोदी जी ने कभी नहीं कहा, आपको बताऊंगा। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई दल कहता है क्या मंदिर? पालमपुर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि मंदिर बनेगा, राम मंदिर बन के ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का पालमपुर रेजोल्यूशन से लेकर आज तक के सारे बयान, सारे मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि संविधान के तहत हम इसको बनाएंगे। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। कम से कम आप जो कल तक तारीख मांग रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आज एक तारीख RSS की तरफ से आ गई है। दूसरी बात, राहुल गांधी और आपके महागठबंधन के नेता, आप लोग तो ये भी नहीं कहते कि हम राम मंदिर के पक्ष में, हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। आप लोग तो उतना भी नहीं कहते। आप दूसरों पे सवाल उठाओगे? आप दूसरों पे कैसे सवाल उठाओगे? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? आपने कभी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया कि आप राम मंदिर चाहते हो नहीं चाहते हो। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर रेजोल्यूशन से लेकर मैनिफेस्टो तक राम मंदिर हम चाहते हैं ये ताल ठोक के कहा है। आज एक तारीख भी आ गई है, आप ना तारीख बताते हो, ना आपकी निष्ठा है, ना आपने कभी बयान दिया है राम मंदिर के पक्ष में। क्या BSP राम मंदिर बनाएगी? क्या BSP बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी, आप अपना बताइए। आप साफ कह देती कि संविधान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनाना चाहती है, तो अपने बल पर क्यों मंदिर बनाने के लिए कही? खुद क्यों नहीं बनाती? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर अगर जो बनना है मंदिर, तो भारतीय जनता पार्टी जुमला क्यों बोली, झूठ क्यों बोली? बताइए, झूठ बोलने का क्यों काम की? आपके कांग्रेस के साथी है कपिल सिब्बल, वो जाते हैं और कहते हैं 2019 तक मामला टाल दिया जाना चाहिए। अगर उसको नहीं करते, वो आज जैसे टल गया है, अगर वो नहीं करते तो मामला सुप्रीम कोर्ट में हल हो जाता या मिल जाता उसका कुछ निकाल और काम हो जाता। पर आप लोगों के गठबंधन के साथियों ने इस मामले को टलवाया है।
बोलिए जी। देखिए, कपिल सिब्बल एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं और जब वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होते हैं तो एज ए एडवोकेट खड़ा होते हैं, वो कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं खड़ा होते हैं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है और जो न्यायालय का आदेश आएगा वो हम मानेंगे। वही तो हम भी कहते हैं, हम तो कह रहे हैं। शुक्ला जी, वो उन्हीं के लोग मांग कर रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर, जिस तरीके से SC/ST वाले मुद्दे पर कन्हैया कुमार के मामले में राष्ट्रविरोध जैसे क्यों नहीं लाते? आप क्यों झूठ बोलते हैं? उसी मुद्दे पर आप अयोध्या का सम्मेलन करते हैं और गुमराह करते हैं। ये कह रहे बहुत सही बात कह रहे हैं। बार-बार एक गलत बात कहा जाता है कपिल सिब्बल ने इसमें रोड़ा डाला है। कपिल सिब्बल एक हियरिंग में गए, अटॉर्नी जनरल ने एक बार भी नहीं कहा हियरिंग के दौरान क्या मैं इसकी डेली सुनवाई चाहिए। उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल की क्रिटिसिज्म हुई, अटॉर्नी जनरल बिना तारीख के कोर्ट गए और क्या मैं डेली सुनवाई चाहिए। कोर्ट ने उनको कहा अब आपने वो कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, तारीख ये नहीं बता रहे आप इसका कानून क्यों नहीं लाते हो पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि कोई भी कानून आपको नहीं रोकता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में कानून लाने से। तो कहीं ना कहीं ये जुमला दे रहे हैं। आप यही देख लीजिए, आपको पता है कई इश्यूज पे कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर। नौकरियों में रिजर्वेशन की बात आई तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बैठकर आप क्यों चक्कर में, इन्होंने कहा हम जरूरत है, ये अमेंडमेंट किया इन्होंने, उसको लागू किया। किसी की जरूरत नहीं है। एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पर कोई दल स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलेगा। ये राजनीतिक आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। मैं जब आपके पास आऊंगा, समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड तो क्लियर नहीं करती, पर जब मैं आपके पास आऊंगा आप प्लीज बोलिए। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी अगर कानून ला सकते थे या ऑर्डिनेंस ला सकते थे, तो जय श्री राम जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी की पार्टी ने जब इतने मौके थे, जब नरसिम्हा राव ने हलफनामा देकर कहा था कि मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो हम मंदिर जरूर बनाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, 10 साल इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं बनाया पहले मंदिर, वो बता दीजिए। ये तो राम सेतु और राम जी के अस्तित्व को नकार रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रोका, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं। सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए। ठीक है, मेरा गोत्र क्या है आज उनको गोत्र बताने की जरूरत पड़ी। आज सभी लोग अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। यही तो है हमारी विजय, यही हमारी विजय है, यही हमारा संकल्प है, यही भारतीय जनता पार्टी की विजय है। शहजाद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्यों मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कभी नहीं कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे। उन्होंने ये कहा था जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा मानेंगे। सवाल है, ये कहते थे मोदी जी ने नहीं कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, अब कहते मोदी जी ने, बीजेपी ने कहा था मंदिर बनाएंगे। आप लोगों को जुमला क्यों दे रहे हो? 2025 की तारीख कहाँ से है? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे पहले आ गया तो क्या करोगे? और दूसरी बात, आप उसमें कानून क्यों नहीं लाते? मैं वही पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, अगर इनका एक संगठन RSS कहता है कि 2025 में मंदिर बनेगा, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर अभी आ जाता है कोई, तो फिर क्या होगा? दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दूसरी बात आप राम के साथ हैं, अगर आप ये बताइए हम हिंदू हैं कि नहीं, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए हमको, हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट इनसे चाहिए। ये खुद इनको नहीं पता है क्या है, हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कई बार मन से कहा है कि हाँ मैंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई संविधान बचाने के लिए। राम जी का अस्तित्व मिटाने पे लगे थे कांग्रेस के लोग हलफनामा देकर, राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची जा रही थी। आज उन लोगों को उत्सुकता है राम मंदिर बने, अच्छी बात है। आप लोग अपने मैनिफेस्टो में कब डाल रहे हो कि हम राम मंदिर के साथ हैं? बताइए। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसको मैनिफेस्टो डालने की क्या जरूरत है? मैनिफेस्टो वही बात कह रहे हैं के साथ है, जहां तक मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाई थी। मुलायम सिंह यादव ने संविधान की रक्षा किया था, संविधान की रक्षा किया था। और जो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेकर संविधान की रक्षा न कर सके, वो मुख्यमंत्री जेल भी गए थे एक दिन के लिए, उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ आखिर न्यायालय ने उसके लिए कितनी सड़कें हैं, आप चिड़ियाघर कभी आपने सोचा नहीं? अब हम लोग को अगले सवाल की ओर चलना है। अब हम लोग को अगले सवाल की ओर चलना है। अगला सवाल गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। क्या यूपी की 80 सीटों की धुरी बनेगा गोरखपुर? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर आप देखें
गोरखपुर में कम से कम 4 बड़ी स्कीमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस की है। 30 करोड़ का प्रावधान किया है ऑडिटोरियम बनाने के लिए। वहीं दूसरी ओर मेट्रो रेल सिस्टम का भी प्रपोजल दे दिया गया है। इसके अलावा 550 करोड़ रुपया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 110 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के लिए दे दिया गया है। 24 करोड़ की जैसे बताया जा रहा था गोरखपुर जू की बात चल रही है, वो भी सैंक्शन हो चुका है। विशाल, जनता से पूछिए क्या गोरखपुर में जो काम हुआ है योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या ये 80 सीटें जिता सकता है? बिल्कुल शहजाद, देखिए हम सीधे जनता से पूछते हैं क्या गोरखपुर यूपी की 80 सीटों का धुरी बनेगा? योगी जी 8 जुलाई 2015 को कहे थे निषादों का मझवार आरक्षण जारी होना चाहिए। अगर वो आरक्षण नहीं दे रहे हैं तो हम लोग पूरे देश में महागठबंधन को सपोर्ट करके भाजपा को खत्म करने का। क्या 80 सीटों का धुरी बनेगा गोरखपुर? वो तो सब कुछ बनेगा, लेकिन जो माहौल यहाँ हमको देखने को मिल रहा है वो चाणक्य की कहावत जो थी कि अगर राजा जिस देश का सही है तो सारे चोरों की नींद हराम हो जाती है, वो देखने को हमको यहाँ बताइए क्या 80 सीटों के धुरी बनेगी? बिल्कुल 80 की 80 सीटों पे महागठबंधन का राज हो। एक सवाल और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये राम मंदिर बनाने वाले और जय श्री राम के नारे लगाने वाले ये हनुमान जी की जात बता रहे। आप बताइए क्या 80 सीटों की धुरी बनेगा गोरखपुर? 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आज जिनको सवर्णों की चिंता है, ये लोग क्षेत्रीय पार्टियां दो बार सरकार में 3 बार आ चुके हैं और किसी ने सवर्णों को आरक्षण नहीं दिया। बिल्कुल बनेगी 2019 की बिल्कुल बनेंगे चुनेंगे। मोदी। गोरखपुर को लेकर मेरा स्पेसिफिक सवाल है आपसे। मैं जब भी किसी भाई वर्सेस भाई के डिबेट में जाता हूँ मुझे जवाब मिलता है, आप लोग भी सुन लीजिए, जवाब ये मिलता है मोदी जी ने 5000 करोड़ यहाँ दे दिया, 80,000 करोड़ कश्मीर में दे दिया, 1 लाख करोड़ बिहार में दे दिया, 40,000 करोड़ काशी में दे दिया। भैया पैसा दिया तो 1250 बच्चे जनवरी 2017 से कैसे मर गए गोरखपुर के अंदर? दूसरी बात, तो गोरखपुर का एवरेज है एम्बुलेंसेस का लेकर अन्य शहरों से सबसे कम हमारे मुल्क के अंदर है। तीसरी बात, एनजीटी में 2018 में एनजीटी ने गोरखपुर को ब्लैकलिस्ट किया था क्योंकि जो नदी में पोल्यूशन जा रहा है सबसे ज्यादा गोरखपुर का जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लाखों करोड़ों रुपए आ रहे, ये जा कर रहे। और एक वीडियो भी आया था मुख्यमंत्री के पीएस पैसे ले रहे, पैसे वहां जा रहे। गोरखपुर में काम क्या हुआ है? देखिए, अब एक अंधा व्यक्ति भी कह रहा है कि गोरखपुर का सर्वाधिक विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास गोरखपुर का हो रहा है। आपने अभी कुछ योजनाओं के बारे में बताया है, मैं रामगढ़ ताल, अमृत योजना, चिड़ियाघर के बारे में, प्रेक्षागृह, नंदानगर अंडरपास, ये 4 लेन आपका सुनौली से लेकर के और पूरा ये जंगल खोड़िया से जो कालेसर का 4 लेन है और मेडिकल कॉलेज वाला 4 लेन, ये सभी के हम पूरी चर्चा करें। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर आते हैं कुछ न कुछ गोरखपुर की जनता को दे करके जाते हैं। 1225 बच्चे कैसे मर गए अगर उन्होंने इतना सुधार किया, वो बताइए। 2017 के बाद सुधार की प्रक्रिया में लगातार प्रगतिशील हम सभी और सुधार लगातार जारी है। और आप देखिए मृत्यु दर कितनी कम हुई है, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं लगातार बढ़ती गई है। तो ये जनता की सरकार है, सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। निश्चित तौर पे आने वाला समय पुनः मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। मैं इस बात को आपके साथ मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आपके जमाने में अगर इतना काम हुआ होता तो गोरखपुर से आप पहले तो साफ नहीं होते। ये बात सही है कि आपको बाईपोल्स में जीत मिली है, पर वो गणित की वजह से मिली है। क्योंकि अगर काम देखें गोरखपुर का सेक्स रेशियो, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के साथ, हाउस होल्ड क्लीन फ्यूल के साथ या कुकिंग गैस के साथ, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यहाँ पे अस्पताल में जितने जन्म होते हैं, अगर आप अनिमिक महिलाओं की संख्या देखें, मेल लिटरेसी को देखें, लिटरेसी रेट को देखें, लगातार योगी आदित्यनाथ ने बतौर सांसद और अब बतौर मुख्यमंत्री परफॉर्म किया है। आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए आप उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वही मैं राहुल भाई से भी कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, विश्वविद्यालय किसने बनवाया? गोरखपुर में जितने ओवरब्रिज है किसने बनवाया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं 500 बच्चों के बेड का अस्पताल अखिलेश यादव के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है बन के तैयार है, अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? गोरखपुर से देवरिया 4 लेन अखिलेश यादव ने आधा काम कंप्लीट कर दिया था, आज तक 2 साल में पूरा क्यों नहीं हुआ? गोरखपुर से महाराजगंज का काम मैं बताना चाहता हूं पूनावाला जी, अगर आगरा से लखनऊ तक का रोड अगर 22 महीने में बन सकता है तो 50 किलोमीटर का रोड ये लोग 2 साल में नहीं बनवा सकते हैं। और ये जो आंकड़े शहजाद ने बताए गोरखपुर के वाकई में अच्छे आंकड़े थे, जो सारे राज्य सरकार के नीचे आते। राज्य सरकार में तो पहली बार बीजेपी आई, उसके पहले तो बहन जी की सरकार थी और अखिलेश जी की सरकार थी।
तो अगर श्रेय अगर जाता है तो उनको जाता है, और अगर श्रेय योगी जी को जाता है तो योगी जी को इसकी भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। जो यहाँ पे मौतें होती है, जो यहाँ पे एम्बुलेंसेस कम है, जो यहाँ पे एमपी लैंड फंड आज तक योगी जी ने खर्च नहीं किया है, उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते योगी जी? देखिए, योगी जी उसकी भी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन गोरखपुर के संदर्भ में बात कर रहे थे तो गोरखपुर का निसंदेह यहाँ जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते गोरखपुर को बहुत लाभ मिला है, और तमाम ऐसी परियोजनाएं मिली हैं जो निसंदेह 10-20 साल तक नहीं मिल पाती। ये एक लाभ है। और योगी जी जब नए आए थे तो आप कह सकते थे तमाम अनुभवहीनता के शिकार थे। जो 2-4 घटनाएं उनके साथ हुई वो उसी की वजह से अब वो ब्यूरोक्रेसी को ठीक से समझ रहे हैं। आपके डीएम ने 15 दिन पहले कहा, गोरखपुर के डीएम ने, कि हमारे पास कोई फंड नहीं है। अगर आपने 4 लाख करोड़ रुपए लाए इन्वेस्टमेंट से, डीएम के पास कटोरा खा लिया उन्होंने कहा, तो आपके डीएम ने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? आज केंद्र में आपकी हुकूमत है, राज्य में आपकी हुकूमत है, और योगी आदित्यनाथ जी का जलवा है। फंड की कोई कमी नहीं, ऐसा कभी नहीं डीएम ने 15 दिन पहले कहा। प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सरवादी के काम किया है कि रोजगार सृजन की व्यवस्था की है। तो क्या डीएम ने गलत कहा? तो डीएम झूठ बोल रहा है। गोरखपुर से लेकर संपूर्ण डीएम ने ऐसा नहीं कहा। ये तरीका सर, आप माइक रखिए। एक तो पैनल 3 ओर से जो है, आप ऐसे नहीं करते। अपने भाइयों से, समाजवादी पार्टी के भाइयों से आपको 30 सेकंड मिलेगा जवाब दीजिए। क्या डीएम ने कहा था कि कटोरी खाली है या नहीं है 15 दिन पहले, और अगर कहा तो क्यों कहा? इसका जवाब बिना फिर आप नहीं बोलेंगे। इसके बाद आप बोलिए। कोई कमी नहीं है। कई बार प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आश्वस्त किया है कि फंड की कमी नहीं आने पाएगी और विकास की गंगा बहेगी, रोजगार सृजन होगा और बेरोजगारी दूर होगी। उन्होंने कहा है, और आज के दावे के साथ हम कह सकते हैं कि आज चीनी मिल 100 वर्षों से बंद चीनी मिल 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर को चालू कराया है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की सरकार। काम किया तो आप हार क्यों गए चुनाव? रोजगार का सृजन की जो व्यवस्था है, ये आप ये बताइए, बेरोजगारी दूर नहीं होगी क्या इससे? चीनी मिल अगर चालू हो रहा है, फर्टिलाइजर आ रहे हैं, ये बात तो सच है कि जो किसानों का बकाया पैसा था उसको योगी सरकार ने दिया किसानों का, चीनी मिल को। उसके अलावा सुन लीजिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस गन्ने की बढ़ाने का काम योगी ने किया, जितना आपने नहीं बनाया उससे ज्यादा बढ़ाया। गन्ना किसानों को उनका जो भुगतान नहीं हुआ था उसके लिए पैसे दिए ताकि उनका भुगतान हो सके। ये सब काम आपकी सरकारों में नहीं हुए, उल्टा उनके कर्ज जो थे वो बढ़ते गए। 2 करोड़ लोगों का रोजगार नहीं मिला, 15-15 लाख रुपया नहीं मिला, किसान मर रहे हैं, बेरोजगार क्राइम कर रहा है, क्राइम का रेट बढ़ गया है, ये कोई काम नहीं किया। 400 का गैस 1000 में बेचने का काम कर रहा है, यही सरकार काम कर रही है। यही अच्छे दिन आने वाले हैं, यही अच्छे दिन है। इसी के लिए मोदी की सरकार बनाई गई थी, इसीलिए मोदी की सरकार बनाई गई थी। आपका बात आ गई। आप बताइए, डीएपी का दाम 1100 से बढ़ के 1500 हो गया, यूरिया कट्टा 50 किलो से 45 किलो हो गया, दाम बढ़ गया। किसान का यही कच्चा माल है, आप कच्चा माल का दाम बढ़ा रहे हो और कह रहे हो किसानों की आय दुगनी होगी। ये कौन सा चल रहा है? राजस्थान में यूरिया के लिए किसानों को अब लाइन लगानी पड़ रही है। गन्ना का कोई समर्थन नहीं बढ़ाया, गन्ना का राजनीति कोई समर्थन नहीं बढ़ाया। सुन लीजिए, यूरिया का कोई समर्थन नहीं बढ़ाया। सरकार आती है तो क्यों गैस की किल्लत होती है? आज गैस ले लेके घूम रहा है और उपलब्ध है। कितना सरकार है, गैस की किल्लत। आप मध्य प्रदेश में आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आती है और यूरिया की किल्लत हो जाती है। आप डबल दाम में गैस बेच रहे हो, आप अडानी अंबानी का लाभ पहुंचवा रहे हो, डबल दाम में आप गैस बेच रहे हो, और आप उन अपने उद्योगपतियों के लाभ के लिए सुनिए, ये किसी भी सरकारों का एक क्रमिक काम है। धीरे धीरे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, मोदी ने एक दिन में बिजली नहीं पैदा किया, योगी ने अभी तक कोई बिजली उत्पादन की यूनिट नहीं लगाया, जो आपने बिजली पैदा कर दिया। आपने कोई नहीं लगाया अभी तक। राहुल जी, 2 साल में एक भी बिजली उत्पादन। राहुल जी, अवधेश जी, हरेंद्र जी, बस आज की डिबेट को यहीं से हमको राहुल जी, अब शो को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। अब शो को समाप्त करने का वक्त हो चुका है। अवधेश जी प्लीज, आप बात कीजिए। आज
आज भाई वर्सेस भाई के ट्विटर के नतीजों में बड़े भाई यानी तहसीन पूनावाला की जीत हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ अभिजीत शुक्ला जी जुड़े, हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़े, अवधेश यादव जी आप जुड़े और हरेंद्र यादव जी आप जुड़े। भाई वर्सेस भाई में आप लोग आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों का सफर गोरखपुर से चलता रहेगा और सोमवार को हम लोगों की गाड़ी पहुंचेगी सुल्तानपुर और उसके बाद अमेठी, रायबरेली और लखनऊ। तो भाई वर्सेस भाई का कारवां चलता रहेगा। आप देखते रहिए 6:55 पर। और हाँ, विकास की खोज में हम दोनों भाई भारत भ्रमण पर चलते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि हमको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।